नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी सैनी। चुनावी चर्चा को थोड़ा समय के लिए छोड़कर कुछ समाज सेवकों से मिलना भी ज़रूरी है क्योंकि वो राजनीति में अपनी क्या समझ रखते हैं और इस बार सत्ता में बदलाव किस तरीके से देखने को मिल रहा है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो वरिष्ठ समाज सेवी हैं इस्लाम कारपेट, जो कारपेट के नाम से काफ़ी फेमस है यहाँ पर, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो राजस्थान की जनता एक प्रक्रिया अपनाती है यहाँ पर कि 5 साल बीजेपी को देखेगी और 5 साल कांग्रेस को देखेगी। तो इस बार जिस तरीके से वार पलटवार चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, क्योंकि बीजेपी जो है कई मुद्दे लेकर कांग्रेस को घेर रही है कि भ्रष्टाचार फैला रखा है, बेरोजगारी है और भी तमाम चीजें हैं जिनको लेकर जो बीजेपी है वो बिल्कुल बिल्कुल फिलहाल हावी चल रही है। तो आपको क्या लगता है, सत्ता परिवर्तन होगा इस बार या नहीं होगा? इस बार पहली मर्तबा ऐसा होगा कि सत्ता परिवर्तन का कोई चांस ही नहीं है। बीजेपी सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है, आरोप लगा रही है, क्योंकि उनके पास में कोई वजह ही नहीं है वोट मांगने की। कोई भी वजह नहीं, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, ना स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, ना इनके नेताओं ने कभी कोई काम किया। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और जुमलेबाजी करते हैं और उसी को जो है बेस बना के और ये कांग्रेस के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक इस चीज को अच्छी तरह से जानती है कि हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने क्या क्या काम किए हैं। गरीबी को लिए क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया है, स्वास्थ्य के लिए क्या किया है, शिक्षा के लिए क्या किया है, गरीब लोगों के लिए कितनी सुविधाएं उन्होंने दी हैं। ये अनलिमिटेड सुविधाएं हैं जिसको कि पब्लिक नकार नहीं सकती, किसी कीमत के ऊपर नकार नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने जो भी अशोक गहलोत साहब ने जो भी काम किए वो डायरेक्ट पब्लिक के हित के अंदर किए हैं, उसको थ्रू चैनल नहीं किए। आज जो है 8 रुपए के अंदर जो है गरीब आदमी को खाना मिलता है, उसको जो है 100 यूनिट उसको फ्री के अंदर मिलती है, उसको शिक्षा के क्षेत्र के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल मिलते हैं, उसको स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन जो है हॉस्पिटल्स और क्या बोलते हैं डिस्पेंसरीज खोली हैं उनके लिए। यानी ये वो सुविधाएं हैं कि इससे डायरेक्ट पब्लिक को फायदा होता है। तो आज अब के से पहली बार मैं दावे से कह सकता हूं कि बीजेपी कुछ भी कर ले, कितने भी प्रयास कर ले, कुछ भी स्टंट कर ले, ये जीत नहीं सकती। अशोक गहलोत दोबारा से जो है सरकार बनाएंगे और राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार निश्चित रूप से रिपीट होगी। तो आपका कहना ये है कि कहीं ना कहीं जनता भी समझ चुकी है कि ये जुमलेबाजी यहाँ पर चल रही है, लेकिन आपने कहा कि बीजेपी जो है कितने भी प्रयास कर ले लेकिन सत्ता में नहीं आ पाएगी। अगर प्रयासों की बात ही हम करें तो टिकट वितरण में जो बदलाव इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जनता के चाहने वाले कुछ ऐसे समर्थक है जिनको टिकट नहीं दिया गया है, सांसदों को मैदान में उतार दिया गया है। तो लगता है कि ये जो प्रयास है ये कुछ हावी होने वाले हैं, भारी पड़ने वाले हैं जनता के बीच में अपनी जगह बनाने के लिए। बीजेपी का ये प्रयास है। आप ये देखिए, हमेशा हर इंसान का प्रमोशन होता है, प्रमोशन से वो खुश होता है, कभी भी डिमोशन से खुश नहीं होता। इन्होंने मेंबर पार्लियामेंट जो कि लोकसभा के अंदर बैठते हैं उनको उनका डिमोशन करके और विधानसभा में लाने की कोशिश की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि इनके पास में कोई नेता ही नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो पब्लिक को इम्प्रेस कर सके और पब्लिक का वोट ले सके। तो इन्होंने उन लोगों के डिमोशन करके और यहाँ पर जो है 7 मेंबर पार्लियामेंट को इन्होंने टिकट दिए हैं विधानसभा के। पता नहीं वो लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्योंकि इनको ये उम्मीद है कि हम मेंबर पार्लियामेंट को बड़े चेहरे हैं, अगर इनको जो है हम मार्केट के अंदर लेकर आएंगे तो पब्लिक खुश होकर इनको वोट दे देगी। लेकिन ये इनका मुगालता है, ये इनका भ्रम है, ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस ने भी सर कहीं ना कहीं कुछ तो बदलाव किए हैं, उससे आप अपनी क्या समझ रखते हैं? चलिए बीजेपी को हम जरा साइड कर देते थोड़ी देर के लिए कि जो है भ्रम में चल रही है, मिथ एक फैला रखा है कि बड़े चेहरे को अगर मार्केट में उतारते हैं तो उसका एक अलग वर्चस्व देखने को मिलता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। कांग्रेस भी जिस तरीके से रणनीति में बदलाव कर रही है, उससे आपकी क्या समझ है? देखिए, कांग्रेस तो ये चाहती है, कांग्रेस युवा चेहरों को आगे ला रही है, साफ सुथरी छवि के लोगों को आगे लेकर आ रही है। ये एक जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता रहता है कि जिसका बाप नेता है उसका बेटा भी नेता बनेगा, उस छवि को खत्म किया गया है कि जो ओवर एज हो गया उनको जो है मार्गदर्शन मंडल के अंदर रख दिया है और उनकी जगह नए चेहरे लेकर आ रहे हैं, ताकि जो है राजनीति की एक नई पीढ़ी तैयार हो सके। ये एक पुराने लोगों का ही वो कहते हैं ना एक वर्चस्व ना रहे, इसलिए माननीय अशोक गहलोत ने अब से ये डिसाइड किया है कि जो लोग राजनीति कर चुके हैं, जो राजनीतिक सुख भोग चुके हैं, अब नए लोगों को भी चांस देना चाहिए। और नए लोगों को चांस देंगे तो ऑब्वियसली वो जो है पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी ऊर्जा के साथ में वो काम करेंगे और पब्लिक हित के अंदर काम करेंगे, इसलिए नए चेहरे ज्यादा से ज्यादा उतारे गए।
सर जब ग्राउंड जीरो पर हम लोग मौजूद थे तो काफी लोगों की राय हमने जानी कि वो क्या चाहते हैं। कुछ लोग कांग्रेस के समर्थन के हित में भी थे, कुछ बीजेपी को भी चाहते थे और कुछ लोगों का सर ये कहना था, उसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कुछ लोगों का कहना था कि बीजेपी और कांग्रेस की मिलीभगत यहाँ पर चलती है। इनका एक ही चीज यहाँ पर चलती है कि 5 साल हमने लूटा और 5 साल आप लूटिए। इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? ये देखो, एक ट्रेंड तो चला है पिछले 30 साल से, ऐसा ही होता आ रहा है कि एक बार बीजेपी को पब्लिक जिताती है, एक बार कांग्रेस को जिताती है, एक बार बीजेपी को जिताती है, एक बार कांग्रेस को। लेकिन चूंकि अब के से ये जो 5 साल अशोक गहलोत साहब के जो निकले हैं, अशोक गहलोत साहब ने या कांग्रेस के नेताओं ने आपके से जो रीति नीति और सिद्धांत जो अडॉप्ट किया है, जो डायरेक्ट पब्लिक वेलफेयर के लिए किया है, इससे मैं दावे से कह रहा हूं कि पब्लिक इतनी ज्यादा खुश है कि वो आंख बंद करके जब भी कोई बात आती है तो वो कहती है कि अशोक गहलोत से बढ़िया कोई मुख्यमंत्री नहीं है। आज तक अशोक गहलोत से बढ़िया कोई, अगर आप गाँव के अंदर जाएंगी, महिलाओं से बात करेंगे, पुरुषों से बात करेंगे, चूंकि उनकी कितनी सुविधाएं मिली हैं, तो वो यही कहेंगे अशोक गहलोत से बढ़िया कोई मुख्यमंत्री कौन है आपनो। तो अशोक गहलोत ही आना चाहिए। मैं गाँव का दौरा भी करता हूँ, मैं तो गाँव में जाता भी हूँ, मैंने खूब दौरे किए हैं। मैंने देखा है कि अब के से पहली मर्तबा मुझे भी ऐसा लग रहा है अपने राजनीतिक 30 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर कि कांग्रेस को कोई डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि अशोक गहलोत की वजह से नहीं बल्कि उनके रीति नीति और सिद्धांतों की वजह से जो है पब्लिक इतनी ज्यादा खुश है कि वो उनका अवॉइड नहीं कर सकती। इसलिए कांग्रेस निश्चित रूप से सत्ता में आएगी। कितनी सीटें मानकर चल रहे हैं कांग्रेस अपने खाते में कि कितनी सीटें इस बार लेकर आ सकती है? मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि 125 सीटों से तो कम आ ही नहीं सकती। निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत से गवर्नमेंट बनेगी और 125 से ऊपर सीटें कांग्रेस लेकर आएगी और गवर्नमेंट बनाएगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी सर मैदान में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है देखना कि बीजेपी कांग्रेस, अब कह रहे हैं कि एक झाड़ू वाली पार्टी भी आ रही है, लोग इस नाम से जानते हैं, तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में। आपको क्या लगता है कितनी मजबूत पकड़ इस बार आम आदमी पार्टी जो है राजस्थान में, क्योंकि पहली दफा अपनी किस्मत आजमाने जा रही है? आपको क्या लगता है अपने समझ? देखिए, ठीक है, उसने 2 स्टेटों के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाई है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान के अंदर आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। अब वो ठीक है, उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स उतारे हैं और ज्यादातर कैंडिडेट उन्होंने वहां उतारे हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं। तो मुझे तो ये कहने में कोई वो बुराई नहीं है कि हो सकता है कि अंदर खाने को इस तरह का पैक्ट हो गया इनके बीजेपी से कि तुम मुस्लिम वोट को काटो, तो अगर मुस्लिम वोट करता है तो बीजेपी को सीधा सीधा फायदा होता है। तो आम आदमी ने जो अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं वो ज्यादातर जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के अंदर उतारे हैं, ताकि मुस्लिम वोटों का बिखराव हो जाए, और मुस्लिम वोटों का बिखराव होने से बीजेपी को फायदा होता है। तो हो सकता है कि कुछ वोटों का अंतर पड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के गवर्नमेंट बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, महेश जोशी जी का टिकट काट दिया है। जैसे मैंने दूसरा सवाल आपसे किया था कि कांग्रेस भी अपनी रीति नीति में बदलाव ला रही है, महेश जोशी जी का टिकट काट दिया है। हालांकि उनके जो समर्थक है धरने पर बैठे थे, भूख हड़ताल उन्होंने की थी कि हवा महल को अगर कोई बचा सकता है तो महेश जोशी जी। हालांकि टिकट उनका काट दिया गया है, आर तिवारी जी को मैदान में उतार देगा। आपको क्या लगता है? कुछ लोगों का कहना है कि बगावत की पार्टी से, इसलिए कुछ लोगों का ये कहना था कि पार्टी आलाकमान जो है इसको गलत तरीके से आलाकमान ने लिया है, बगावत करने वाले महेश जोशी जी नहीं थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये फैसला आलाकमान का था। आलाकमान ने फैसला बहुत सोच समझ के लिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि महेश जोशी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र को अमन और शमन करके रखा है। उन्होंने सारे समुदायों के लिए काम किया है और वो अच्छे नेता हैं, सब उनसे खुश थे। लेकिन अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये अंदर की राजनीति के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आला कमान ने भी आखिर हवा महल विधानसभा क्षेत्र एक इम्पोर्टेंट सीट है, इसके अंदर आर तिवारी जी को महेश जोशी के स्थान के ऊपर चुना है, तो बहुत कुछ सोच समझ के चुना होगा, क्योंकि आर तिवारी जी बहुत सीनियर लीडर हैं। आज उनको जो है जयपुर के अंदर राजनीति करते हुए 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अच्छे आदमी हैं, बहुत सेकुलर सोच के इंसान है, बहुत अच्छी जो है पब्लिक के अंदर उनकी छवि भी है और उनकी पकड़ भी है, और वो निश्चित रूप से हवा महल से बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। अब महेश जोशी जी का जो ताल्लुक है, ये इसका जवाब तो आला कमान ही दे सकता है कि इनके टिकट को क्यों नजरअंदाज किया गया। आपने अभी मुस्लिम बहुमूल्य सीटों की कुछ बात करी, बीजेपी ने यहाँ पर हिंदू कार्ड खेल दिया है,
और बाल मुकुंदाचार्य जी को मैदान में उतार दिया है, तो आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ेगा या फिर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर यहाँ पर होने जा रही है? देखिए, टक्कर तो सीधी सीधी है। अगर बाल मुकुंदाचार्य जो बीजेपी के जो कैंडिडेट आए हैं, समझ में नहीं आता कि ये साधु सन्यासियों का राजनीति में क्या लेना देना है। लेकिन चूंकि ये पर्टिकुलर किसी मिशन को लेकर आए हैं, ये राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। ये मुझे लगता है कि जयपुर की फिजा को बिगाड़ने के लिए ऐसे लोगों को ये जो है मार्केट के अंदर इन्होंने उतारा है, जो लोग कतई सेकुलरिज्म की बात नहीं करते, कतई जो है वो कहते हैं ना कि सौहार्दपूर्ण बात कभी भी नहीं करते। जब भी ये बाबा जी बात करेंगे तो वो कम्युनल बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम बात करेंगे, मुस्लिमों को क्रिटिसाइज करेंगे, मुस्लिमों को बुरा बताएंगे। अभी इलेक्शन से पहले के इनके कुछ वीडियोस मैंने देखे थे, तो वो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, पब्लिक के बीच में जाना भी पड़ता है, लेकिन पब्लिक के बीच में जाके आप अपनी अच्छाइयां गिनाएं, आप अपनी पार्टी की अच्छाइयां गिनाएं। ये बाबा जी जाके सिर्फ मंदिर और मंदिर ही गिनाते हैं। यहाँ इतने मंदिर जाति धर्म पर दिखा देते हैं कहीं ना कहीं। बीजेपी जब हिंदू कार्ड खेल रही है तो वो भी अगर अपने किसी महंत जी को राजनीति के मैदान में उतार रही है, आपने कहा वो मंदिर मंदिर गिनाते हैं, तो ये तो सीधी सीधी जाति पर बात आती है कि जाति धर्म विशेष पर जो है वो चुनावी प्रक्रिया देख रहे हैं। क्योंकि इनके पास में कोई ऐसा मटेरियल ही नहीं है ना कि जिसके आधार के ऊपर वोट मांग सके। इनके पास में सिर्फ एक ही मटेरियल आज है, और इनके आने वाले इलेक्शन में बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है, क्योंकि पब्लिक भी अब इस चीज को समझ चुकी है कि आखिर धर्म के नाम के ऊपर कब तक वोट देंगे। अल्टीमेटली इंसान को रोजगार चाहिए, अल्टीमेटली इंसान को शिक्षा चाहिए, अल्टीमेटली स्वास्थ्य चाहिए और महंगाई कम चाहिए। आज हालात ये हो गए हैं कि सबकी रसोई के बजट गड़बड़ हो चुके हैं, तो ये आखिर धर्म की राजनीति कब तक चलेगी। ये जो बाल मुकुंदाचार्य जी जो आए हैं हवा महल में, इन्हों को सिर्फ यही एक समझा के और एक मिशन के तहत भेजा है कि आप हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलो।